राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और निरंतर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्यार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपन प्रवेश कर चुके हैं भौतिक प्रदेश के अंतिम प्रदेश में, जिसका नाम है हाड़ौती का पठार। क्या नाम है? हाड़ौती का पठार। इसे अपन क्या नाम से कह सकते हैं? एक नाम इसका और देखने को मिल सकता है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। हमने एक एक करके इन सब का अध्ययन किया। सबसे पहले अपन ने मरुस्थल की बात की थी, मरुस्थल के बाद में अरावली की, फिर उसके बाद में पूरी मैदानों की, और जो आज बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की, या फिर इसे ही अपन क्या कहते हैं, हाड़ौती का पठार। अब पहली बात, इसमें अपन पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इस पठारी प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई। इस पठारी प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उसके बाद में अपन देखेंगे इसका विस्तार, फिर इसके बाद में अपन बात करेंगे इसकी विशेषताओं पर, और फिर इसके बाद में इसका अपन देख लेंगे वर्गीकरण। मतलब ये चार बिंदु रहने वाले हैं, इन पर अपन क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे अपने इस दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति हुई कैसे। तो अपन कहते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति। इस उत्पत्ति को जानने से पहले अपन बना लेते हैं एक राजस्थान का मैप। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद निरंतर हमसे जुड़ने के लिए। आपकी बदौलत हमारे सब्सक्राइबर भी अच्छे हो रहे हैं, है ना। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारी इस मुहिम को साकार करें। अपन बात कर रहे हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। पहली बात तो इसे कहते क्यों है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, क्योंकि राजस्थान की कौन सी दिशा में पड़ता है, दक्षिण प्लस पूर्व। दक्षिण और पूर्व दिशा में होने के कारण इसका नाम क्या देखने को मिलता है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। हाड़ौती का पठार क्यों कहते हैं, यानी इसका जो विस्तार है जिन जिन जिलों में अपने को देखने को मिलता है, उस जिलों के संयुक्त क्रम को अपन क्या कहते हैं, हाड़ौती के नाम से जानते हैं, और इसी कारण से कहते हैं हाड़ौती का पठार। अब देखना, मैं आपको क्या बताने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि सर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। किसकी उत्पत्ति, हाड़ौती पठारी प्रदेश की, या फिर अपन क्या कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की। जब अपन इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो अपन कहते हैं इसकी उत्पत्ति सर हुई है मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा। पृथ्वी को जब अलग अलग महाकल्पों में बांटा गया और इसकी जिस महाकल्प में उत्पत्ति हुई है उस महाकल्प का नाम है, या फिर उस एरा का नाम है मीसोजोइक एरा। इस मीसोजोइक एरा के क्रिटेशियस काल में कौन से काल में, क्रिटेशियस काल में इस वाले भाग में ज्वालामुखी दरारी उद्गार होता है
है ना। तो ज्वालामुखी के दरारी उद्गार के कारण एक अपने को इस प्रकार से समतल भाग देखने को मिलता है, और ये जो है इस वाले भाग को अपन क्या कहते हैं, हाड़ौती का पठार। तो अपने को क्या याद रखना है, अपने को सर ये याद रखना है कि इस हाड़ौती पठार की उत्पत्ति कौन से एरा में हुई है। तो अपने को नाम जो याद रखना है उसका नाम क्या है, मीसोजोइक एरा। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है। एक और आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है उसका नाम है, इसकी उत्पत्ति कौन से काल में हुई। अगर काल की बात की जाए तो क्रिटेशियस काल में इसकी उत्पत्ति हुई, और ज्वालामुखी के किस प्रकार, दरारी उद्गार के द्वारा। इसके अलावा आपसे यहां से दो और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ये किसका अवशेष है, तो अपन कहेंगे कि गोंडवाना लैंड। आप जब ये कहते हैं कि इसका निर्माण ज्वालामुखी के दरारी उद्गार के कारण हुआ है, तो दरारी उद्गार हुआ किसमें, तो गोंडवाना लैंड की जो प्लेटें हैं उनमें ये अपने को दरारी उद्गार देखने को मिलता है। तो अवशेष भी अपने को किसका देखने को मिलेगा, गोंडवाना लैंड की। अब यहां से अपने सामने तीन क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन तो ये कि इसकी उत्पत्ति कौन से महाकल्प में हुई या कौन से एरा में हुई, तो अपने को याद रखना है मीसोजोइक है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कौन से काल में हुई है, तो अपने को याद रखना है क्रिटेशियस का। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो हाड़ौती का पठार है या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है किसका अवशेष है, तो अपने को याद रखना है गोंडवाना लैंड का। चौथा आपको एक और बिंदु याद रखना है, अगर आप वो पूछ ले ये भारतीय उच्चावच में किसका भाग है, तो आप बोलोगे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का। यहां से इसकी उत्पत्ति से जो क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो अब तक आपने देखा कि उत्पत्ति से चार क्वेश्चन बनते हैं, और चारों के चारों मैंने बताने का प्रयास किया। पहला क्वेश्चन इसका बनता है एरा को लेकर, महाकल्प को लेकर, दूसरा काल को लेकर, तीसरा इसके अवशेष को लेकर, और चौथा जो क्वेश्चन बनता है भारतीय उच्चावच को लेकर बनता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय उच्चावच में किसका भाग है, तो आप बोलोगे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का। दूसरी बात, जब अपन ने इसको पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने कहा था कि सबसे पहले अपन बात करेंगे उत्पत्ति पर। तो मैंने आपको बताया कि उत्पत्ति में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरी बात करेंगे अपन विस्तार की, और जब अपन विस्तार की बात करते हैं और विस्तार भी किसका, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का। जब अपन ने मरुस्थल देखा, मरुस्थल के विस्तार में भी अपन ने वहां के क्षेत्रफल की बात की थी, जनसंख्या की बात की थी। फिर उसके बाद में अरावली देखा, तो अरावली में भी अपन ने क्षेत्रफल और किसकी, वहां की जनसंख्या की बात की। फिर मैदानों में भी ऐसे ही बात की। अब ठीक इसी प्रकार से हाड़ौती वाले पठारी प्रदेश में भी अपन दो बिंदुओं को लेंगे, जिसका नाम है पहला तो जनसंख्या को लेकर, और दूसरा जो है वो हो जाएगा अपना क्षेत्रफल को लेकर। दूसरा क्वेश्चन किससे बन जाएगा, क्षेत्रफल को लेकर। एक और क्वेश्चन बन जाएगा विस्तार से कि भैया इस हाड़ौती के पठारी प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, जो पूरे जगत को पता है, फिर भी अपन लिख देंगे। अब बात रही ये कि इस भाग में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है,
तो हम कहते हैं इस वाले भाग में 11% जनसंख्या निवास करती। क्षेत्रफल में कितना है तो अपन कहते हैं 6.99 प्रतिशत जो भाग है ये किसका भाग है, राजस्थान में पठारी भाग है। एक और बात जो अपने को पता होनी चाहिए, इस भाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो एक तो याद रखना कोटा, एक याद रखना बूंदी, एक याद रखना बारा, एक याद रखना झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन जिलों को दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है, जिसे संयुक्त रूप से अपन हाड़ौती के पठार के नाम से जानते। तो अब तक अपन ने इस पठारी वाले भाग में दो बातों का अध्ययन किया। पहली बात तो अपन ने ये देखी कि इसकी उत्पत्ति के संबंध में क्या क्या तथ्य। पहली बात अपन ने देखी कि इसकी उत्पत्ति कौन से एरा में हुई है, तो मीसोजोइक एरा। कौन से काल में हुई है, तो अपन ने कहा कि भैया क्रिटेशियस काल। किस प्रकार का इसमें दरारी उद्गार देखने को मिलता है, तो ज्वालामुखी दरारी उद्गार। किसका अवशेष है, तो अपन ने कहा गोंडवाना लैंड का। फिर उसके बाद में अपन ने बात की कि भारतीय उच्चावच में किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का। फिर उसके बाद में अपन ने अगली बात की इसके विस्तार को लेकर। विस्तार में मैंने कहा कि यहाँ पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की, तो आपने मुझे बताया कि 11% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती। फिर उसके बाद में आपने मुझे ये बताया कि इस वाले भाग में ये राजस्थान का 6.99% भाग क्या करती है, कवर करती है। इसमें सम्मिलित जिलों के आप नाम बताए, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अब तक की कहानी में अपन ने ये देखा कि भैया इस पठारी प्रदेश में अपन ने एक तो बात कर ली किसकी, उत्पत्ति की, दूसरी बात कर ली विस्तार की। अब जो एक और बात बची है, अब बात कर लेंगे इस पठारी प्रदेश की विशेषताओं की। विशेषताओं वाले पर भी अपन बात कंप्लीट कर लेते हैं। जरा देखना विशेषताएं। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की विशेषताएं। इन विशेषताओं को समझने के लिए एक छोटा सा राजस्थान का मैप बना देते हैं, जिससे ही अपने को मालूम रहेगा कि विशेषताएं कौन से प्रदेश की हैं। लो सर जी, अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो वाला भाग ये है और इसका नाम है हाड़ौती का पठार। इसमें अपने को क्या क्या बातें याद रखनी है, क्या क्या विशेषताएं बनती हैं, उनको थोड़ा समझना है। पहली विशेषता तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको दिखी होगी, ये जरा ध्यान से देखें। यहां पर जनसंख्या कितनी निवास करती है, इस पूरे राज्य की 11%। क्षेत्रफल कितना है यहाँ, तो अपन कहते हैं लगभग 7%। यानी ये जन घनत्व की दृष्टि से ये वाला जो भौतिक प्रदेश है, जन घनत्व की दृष्टि से इस भौतिक प्रदेश की रैंक कौन सी आती है, सेकंड। पहली किसकी आती है, ये जरूर बताएं आप। मैंने तो उस समय जब बताई थी, जब मैंने पढ़ाया था पूर्वी मैदानी प्रदेशों की। चलो, पहली विशेषता तो सर इसकी ये बन गई कि ये जो प्रदेश है, ये जो भौतिक प्रदेश है, जन घनत्व की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान है, दूसरा। एक और बात सर, इस वाले भाग में अपने को जो मिट्टी देखने को मिलती है,
वो मिट्टी देखने को मिलती है सर काली मृदा। कैसी मृदा देखने को मिलती है? काली मृदा या फिर मध्यम काली मृदा, जिसे आप कह सकते हो सर वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार वर्टी सॉइल। कैसी सॉइल? वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार आप कैसी सॉइल कह सकते हो? वर्टी सॉइल कह सकते हैं। यानी सर अब तक अपन ने दो बिंदु देखे, पहला जन घनत्व की दृष्टि से इसका स्थान कौन सा है, फिर दूसरा बिंदु अपन ने ये देखा कि इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो अपन ने कहा कि वर्टी सॉइल या मध्यम काली मृदा पाई जाती है। अब देखना इस मिट्टी की खासियत होती है, इसमें अपन नगदी फसलें बोते हैं। किस प्रकार की फसलें? नगदी। तो इसमें जो फसलें बोई जाती है, नगदी फसलें बोई जाती है, जैसे अपना गन्ना है, कपास है, कॉफी है, लहसुन है आदि। तो इसकी विशेषताओं में अपन ने क्या देखा? पहली सर विशेषता तो अपन ने ये देखी कि जन घनत्व की दृष्टि से इसका स्थान सर दूसरा है। दूसरी विशेषता सर अपन ने ये देखी कि सर इसकी जो मिट्टी पाई जाती है, इस भौतिक प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है मध्यम काली मृदा है सर। अगर वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार अपन बात करते हैं तो सर वो मृदा अपने को कैसी देखने को मिलेगी? वर्टी सॉइल। फिर सर आपने कहा कि इस प्रकार की मृदा में हमें ये पता चलता है कि कैसे कृषि की जाती है, नगदी कृषि की जाती है। यानी अपने को यहाँ पर गन्ना है, कपास है, कॉफी है, लहसुन है आदि प्रकार की फसलें देखने को मिलती। इसके अलावा सर, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अपन कहते हैं इस वाले भाग में नदियां बहुत है, इसलिए सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश। इस भौतिक प्रदेश की क्या खास बात है? सर इस भौतिक प्रदेश में अपने को नदियां बहुत देखने को मिलती हैं, इसलिए सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश है। अब यहां से अपन कह देंगे कि इसका मतलब सर्वाधिक जलीय जैव विविधता, सर्वाधिक जलीय जैव विविधता सर्वाधिक जलीय जैव विविधता भी अपने को कहां देखने को मिलेगी? इसी भौतिक प्रदेश में अपने को देखने को मिलती है। और एक बात और याद रखें, इस वाले भौतिक प्रदेश में वर्षा की कोई कमी नहीं है, तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला भौतिक संभाग अपने से पूछा जाए, सर्वाधिक वर्षा, ये वाला भौतिक प्रदेश सर्वाधिक वर्षा भी प्राप्त करता है। इसके अलावा बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनको अपन एक अलग स्लाइड पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले अपन ये देख लेते हैं अब तक अपन ने क्या पढ़ा। तो आज अपन ने सबसे पहले तो ये पढ़ा सर कि उत्पत्ति के बारे में अपन ने कहा कि मीसोजोइक एरा में इसकी उत्पत्ति होती है। अगर काल पूछा जाए तो क्रिटेशियस काल, अवशेष पूछा जाए तो गोंडवाना लैंड, अगर भारतीय उच्चावच की बात की जाए तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। फिर उसके बाद में सर अपन ने बात की कि सर इसका विस्तार कौन कौन सी जिलों में देखने को मिलता है, इसका क्षेत्रफल कितना है और इसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। हमने कहा कि इस पठारी प्रदेश में जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत है? 11%। और अपन ने कहा क्षेत्रफल का कितना है सर? ये 6.92%। कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है राजस्थान में? तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। फिर उसके बाद में सर अपन ने कुछ विशेषताओं के बारे में बात की
और विशेषताओं में सर अपन ने कहा सबसे पहले कि जनघनत्व की दृष्टि से इसका स्थान सर कौन सा है, दूसरा। फिर उसके बाद में हमने कहा कि सर इसमें जो मिट्टी है वो काली मृदा है, और काली मृदा वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार अपन बात करेंगे तो वर्टिस। सर उसके बाद में हमने कहा कि नकदी फसलें यहाँ पर देखने को मिलती है, गन्ना है, कपास है, कॉफी है, लहसुन है। हमने कहा सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश है, बहुत सारी नदियां देखने को मिलती है इसी भौतिक प्रदेश में, इस कारण सर्वाधिक जलीय जैव विविधता भी अपने को देखने को मिलती है। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो भौतिक प्रदेश है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार जैसे माना जाता है वो कौन सा, अपना झालावाड़, और झालावाड़ किसका हिस्सा है, अपने इस हाड़ौती पठार का। फिर उसके बाद में आगे इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं रहती है, उनको थोड़ा एक और डायग्राम बना लेते हैं और अलग से उनको शो कर देते हैं। इसके अलावा अगर विशेषताओं की अगर अपन बात करेंगे तो अपन देखेंगे कि इस वाले भाग में अपने को सवाना तुल्य, कैसी सवाना तुल्य वनस्पति, किस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है, इस भौतिक प्रदेश में अपने को सवाना तुल्य भौतिक वनस्पति देखने को मिलती है। दूसरी बात, इसी में अपन देखेंगे चंद्रभागा, चंद्रभागा और गोमती सागर, चंद्रभागा और गोमती सागर जैसे पशु मेले भी इसी भौतिक प्रदेश में अपने को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस भौतिक प्रदेश में कितनी वर्षा होती है, तो मौसम विभाग के अनुसार ये अति आर्द्र में आता है। मौसम विभाग के अनुसार तो मौसम विभाग के अनुसार ये वाला जो भौतिक प्रदेश है अति आर्द्र जलवायु में आता है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर सम्मिलित किया गया। अति आर्द्र जलवायु का मतलब वहां पर वर्षा की जो मात्रा होगी 100 सेंटीमीटर से अधिक होगी। लेकिन अगर अपन बात करें कोपेन के अनुसार तो यहां पर अपने को देखने को मिलेगा, कोपेन के अनुसार इसे सम्मिलित किया गया है आर्द्र जलवायु प्रदेश। किसमें सम्मिलित किया गया है? आर्द्र जलवायु प्रदेश। सर इसके अलावा कोई विशेषता है? इसके अलावा एक और विशेषता रहती है कि इस वाले भाग में, इस वाले भौतिक प्रदेश में सहरिया जनजाति निवास करती है। कौन सी? सहरिया, सहरिया जनजाति। शेष जनजाति अपने को अरावली में देखने को मिलती है, लेकिन सहरिया जनजाति अपने को इसमें अपने को देखने को मिलती है इस भौतिक प्रदेश। तो मैंने आपको कुछ बताने का प्रयास किया, जो कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। सबसे पहले मैंने ये आपको बताया कि जनघनत्व की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है। इस भौतिक प्रदेश में अपने को मध्यम काली मृदा देखने को मिलती है, या फिर अपन कह सकते हैं वर्टिसॉल। फिर उसके बाद में मैंने आपको कहा कि यहाँ पर अपने नकदी फसलें बोई जाती है, गन्ना है, कपास है, कॉफी, सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश है। फिर उसके अलावा जलीय जैव विविधता अपने को देखने को मिलती है, और अपन कहते हैं सर्वाधिक जो वर्षा प्राप्त करने वाला अगर कोई भौतिक प्रदेश पूछा जाए आपसे तो कौन सा है? यही है। फिर उसके बाद आगे कुछ और विशेषता बताने का मैंने प्रयास किया कि यहाँ पर सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। फिर उसके अलावा मैंने कहा कि चंद्रभागा और गोमती सागर ये जो पशुओं के प्रमुख मेले हैं, ये भी इस भौतिक प्रदेश में अपने को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सहरिया जनजाति भी यहाँ पर निवास करती है। कोपेन के अनुसार ये आर्द्र जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है, और मौसम विभाग के अनुसार ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। मैंने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा विशेषता बताने का प्रयास किया, आप भी कोई विशेषता हो तो देखना।
और आज अपन ने जो जिस पर बात की है ना, आज जो अपन ने बात की है, तो आज सर अपन ने बात कर ली हाड़ौती प्रदेश की या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति के बारे में, है ना। फिर एक बात कर ली इसके विस्तार के बारे में, और एक बात कर ली अपन ने विशेषताओं के बारे में। कल अपन अच्छे से बात कर लेंगे वर्गीकरण के बारे में, और इसके अलावा अपन बात कर लेंगे जो भी भौतिक प्रदेश से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर भी बात कर लेंगे। और इसी प्रकार से राजस्थान की जियोग्राफी का जो सबसे बड़ा चैप्टर भौतिक प्रदेश को जो माना जाता है उसे अपन कंप्लीट कर लेंगे, और धीरे धीरे अपन अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और आपका साथ मिलता रहा तो जल्द ही हम कुछ अच्छा करेंगे आपके लिए भी और हम अपने लिए भी। तब तक अपना प्यार बनाने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। राधे राधे।